हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में एक नया टॉपिक करेंगे, रेसिस्टेंट एंड रेसिस्टिविटी। ठीक है, पिछले क्लास तक ने हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ चुका था, हम लोग पढ़ चुके थे ओम्स लॉ के बारे में। आज रेसिस्टेंट और रेसिस्टिविटी को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे कि ये क्या होता है, और आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, रेसिस्टेंस की बात जहाँ तक की जाती है, रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेसिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। नॉर्मल भाषा में आप समझिए तो रेसिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में रेसिस्टेंस के बारे में क्यों पढ़ा जा रहा है? क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा किसी भी सर्किट में, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो उस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने पे जो रुकावट पैदा कर होता है, या कोई ना कुछ ऐसा तो होगा जो उसको रुकावट पैदा करेगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जैसे कि हवा चलती है या आप लोग चलते हैं, ठीक है, हम लोग ज़मीन पे चलते हैं, तो ज़मीन भी हमारे चलने में क्या करता है, एक फोर्स लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में, और एक रुकावट कर पैदा करता है, जो कि जिसे कि हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। उसी तरह से किसी भी सर्किट में, किसी भी मैटर में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो उस फ्लो के लिए कोई क्या करेगा, रुकावट पैदा करेगा, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। अब रेसिस्टेंस का डेफिनेशन आप लोग जानना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा डेफिनेशन, कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर विच अपोज द इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम देयर इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। किसी भी मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को क्या कर रही है, अपोज कर रही है, यानी कि रोक रही है, उसे हम उस मैटर की क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं, उस मैटर का रेसिस्टेंस कहते हैं। पता लग गया? अब ये आपको पता लगेगा कि हर एक अब देखिए, रेसिस्टेंस रुकावट, अब रुकावट पैदा, अब इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, सबस्टेंस चाहिए। सर्किट से होके फ्लो करती है, लेकिन वो सर्किट जो इलेक्ट्रिक सर्किट जो बना होता है वो सबस्टेंस का बना होता है। तो वो या तो कंडक्टर होगा या फिर इंसुलेटर होगा, और या फिर क्या होगा, एलॉय होगा। एलॉय बोलिए, सेमीकंडक्टर बोलिए। तो ये सब्सटेंस की ये तीन, चालक, अचालक और अर्धचालक, या उपचालक ऐसे करके बोला जाता है, चालक और चालक। अब कंडक्टर क्या होते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से क्या करती है, फ्लो कर सकती है, इजीली इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो करती है। इंसुलेटर क्या हुआ, जिसके अंदर फ्लो नहीं कर सकती है, यानी कि नो फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इसके अंदर होगा ही नहीं। एलॉय क्या होगा, फ्लो भी होगा लेकिन लेस, कम मात्रा में फ्लो होगा, तो इसको कहते हैं। और इंसुलेटर को कहा जाता है, इसमें फ्लो नहीं होगा। तो इंसुलेटर में हम कह सकते हैं कि फ्लो नहीं होगा, यानी कि इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस वेरी हाई हो जाएगा। इंसुलेटर का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेरी हाई हो जाएगा, क्योंकि ये तो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो ही नहीं होने दे रही है। कंडक्टर के अंदर से आसानी से फ्लो हो रही है, तो इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और इसमें दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, एलॉय में होता भी है और नहीं भी होता है। तो रेसिस्टेंस आपको समझ में आ गया। अब जनरली हम जो इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि वायर, इलेक्ट्रिक सर्किट में वायर का यूज करते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट लगाया जाता है वो लगाया जाता है किसका, कंडक्टर का, क्योंकि यही तो अपने अंदर से फ्लो होने देता है। तो इनमें भी अलग अलग कंडक्टर की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिल्वर जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। गोल्ड भी होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर भी होता है, ठीक है, आयरन भी होता है। तो मेटल में भी अब कंडक्टर कौन होते हैं, कंडक्टर जनरली मेटल होते हैं, कंडक्टर जनरली क्या होते हैं, मेटल होते हैं। और ये क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। हमारा इंसुलेटर जनरली नॉन मेटल होता है, कंडक्टर क्या होता है, मेटल होता है। तो मेटल के अंदर भी देखिए सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, आयरन है, लेकिन इन सब से इन सब का रेसिस्टेंस क्या एक जैसा होगा, इन सब का रेसिस्टेंस एक जैसा नहीं होगा। तो जिनका रेसिस्टेंस कम होता है हम कहते हैं कि वो सबसे अच्छा कंडक्टर है, क्योंकि रेसिस्टेंस कम होगा तो हीट ज़्यादा फ्लो होगी, रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट कम फ्लो होगी। तो उसी चीज़ को हम देखते हैं, इसको एक एक्सपेरिमेंट से कैसे करेंगे। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जाएगा।
हम क्या करेंगे कि ये देखिए, मान लीजिए कि हमने एक कंडक्टर को क्या किया, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में फिट कर दिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने एक कंडक्टर को क्या किया, फिट किया, बैटरी जोड़ दिया, और हमने इसमें क्या किया, एक ए मीटर लगा दिया। ए मीटर क्यों लगा दिया, क्योंकि ये क्या करता है, मेज़र करता है फ्लो ऑफ करंट को, फ्लो ऑफ करंट को फ्लो को क्या करता है, मेज़र करता है। अब यहाँ मान लीजिए कि अभी मैंने सिल्वर लगा दिया, सिल्वर लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे और इसको क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। ठीक है, और आई की वैल्यू यानी इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू आएगी उसे हम नोट कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर हम सिल्वर के जगह पे कॉपर लगा देंगे, गोल्ड लगा देंगे, आयरन लगा देंगे, और हर एक बार हम क्या करेंगे कि करंट की वैल्यू को मेजर कर लेंगे। हम देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट का जो वैल्यू आया है वो हर एक बार क्या आया है, हर एक बार क्या आया है, डिफरेंट आया है। क्या आया है, हर एक बार डिफरेंट आया है। डिफरेंट आने से क्या पता चला, जबकि सेम अमाउंट का बैटरी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर हिंदी में बोला जाए, इन दोनों बैटरियों के बीच जो है वो क्या है, सेम है, कभी भी अलग नहीं किया गया। सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी भी सेम फ्लो हो रही है। यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी हो रही है वो सेम फ्लो हो रही है, लेकिन क्या है, बैटरी सेम पावर का है, सब कुछ सेम है। तो जब निश्चित पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि डेफिनेट पोटेंशियल डिफरेंस पे बार बार हमने चेंज करके कभी सिल्वर लगाया, कभी कॉपर लगाया, कभी गोल्ड लगाया, कभी आयरन लगाया, जब हमने चेक किया तो हमने ये पाया कि उसके बाद भी करंट के फ्लो का जो रेट था वो हर एक बार क्या आया, डिफरेंट आया, यानी कि अलग अलग आया। तो हर एक बार डिफरेंट आने से हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि रेसिस्टेंस जो है वो क्या है, एक प्रॉपर्टी है। रेसिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है। रेसिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है, मैटर की प्रॉपर्टी है कि वो कितना करंट को फ्लो होने से रोकता है, यानी कि अपोज करता है। और आपने इसके ऐसे डिवाइस जिसको कि रेसिस्टर कहा जाता है, ये क्या है, रेसिस्टर क्या है, रेसिस्टर आपसे पूछा जाएगा तो रेसिस्टर क्या है, एक डिवाइस है। रेसिस्टर क्या है, एक डिवाइस है। रेसिस्टर इज ओनली ए डिवाइस। ठीक है, रेसिस्टर रेसिस्टर is a device. Resistor is a device, but resistance is a property. रेसिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी है, और रेसिस्टर क्या है, एक डिवाइस है। तो यहाँ से आपको रेसिस्टेंस के बारे में पता लग गया होगा। अब रेसिस्टेंस के बारे में जब आपको पता लग गया, तब हम देखते हैं कि कंडक्टर का रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। कंडक्टर का रेसिस्टेंस जो है, कंडक्टर्स रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन सबसे पहला बात करते हैं लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर, कंडक्टर का रेसिस्टेंस जो होता है वायर के लेंथ पे डिपेंड करता है। कैसे वायर के लेंथ पे डिपेंड करता है, तो देखिए, मान लीजिए कि एक कोई वायर है, ये कोई वायर है, ठीक है। अब इस वायर से जब हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर रहे हैं तो कुछ अमाउंट का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए कि आसानी से फ्लो हो रहा है। लेकिन अब सेम वायर को अगर मैं क्या कर दूं, और पतला कर दूं, यानी कि लंबा कर दूं, इसे खींच के क्या क्या मैंने और पतला कर दिया, तो अब बताइए कि जितना करंट इसके थ्रू फ्लो हो रहा था और जितनी आसानी से, क्या उतना ही इसके थ्रू भी उतनी आसानी से होगा? नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ वायर के। कहने का मतलब है कि रेसिस्टेंस, लेंथ ऑफ वायर को अगर बढ़ाया जाएगा तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। लेंथ ऑफ वायर को अगर बढ़ाया जाएगा तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि रेसिस्टेंस और लेंथ एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा आते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर या कंडक्टर या फिर विड्थ। क्रॉस सेक्शनल एरिया या विड्थ। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि एक वायर है या कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये रहा, इतना रहा। अब इसके थ्रू देखिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो जब इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो क्या हो रहा है?
आसानी से फ्लो हो रहा है। अब इसी को और मैं बढ़ा दूँ, अगर इसी एरिया को हम क्या करें और बढ़ा दें, तब जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा वो और आसानी से फ्लो होगा। क्या होगा, अब तो और आसानी से फ्लो हो रहा है, क्योंकि आप ही सोचिए कि आपको कोई चीज़ इसके अंदर से ले जानी हो तो कितना आसानी से जाएगा, और फिर इसके अंदर से ले जानी हो तो ये तो और ज़्यादा आसानी से जाएगा। यानी कि एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि आर जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। देखिए साइन एक ही रहता है, लेकिन अगर 1/a लगा दिया यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, और डायरेक्ट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर लगा दिया तो उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। इन्वर्स तो आपको पता है, किसी संख्या को जब हम पलट देते हैं उसे इन्वर्स कहते हैं। यानी कि अब इससे हमें क्या पता चला कि आर अगर सॉरी इससे हमें क्या पता चला कि अगर एरिया को बढ़ाया जाएगा तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये भी आपको पता लग गया। हम क्या करते हैं, अभी इसका आगे यूज होगा, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको मतलब इसको मानते हैं आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, इसको मान लेते हैं 2। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होगा कि डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर। अब क्या होगा, अगर किसी भी वायर का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर की। टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं, इसको इस तरह से समझिए, टेम्परेचर बढ़ाते हैं। आप किसी चीज़ का टेम्परेचर जब बढ़ाइएगा तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या होगा कि वो फैलने के जगह पे क्या होगा, वो सिकुड़ेगा। किसी वायर का टेम्परेचर आप बढ़ाइएगा तो वो गलेगा, वो छोटा होगा, वो लेंथ बढ़ेगा उसका। तो इस तरह से टेम्परेचर जब बढ़ता है तो रेसिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ जाता है। चौथे पॉइंट पे चलते हैं। चौथा पॉइंट तो डिपेंड ऑन मैटर, डिपेंड ऑन मैटर। अब मैटर के बारे में तो आपको पता ही है कि अलग अलग मैटर का रेसिस्टेंस अलग अलग होता है। बस उनके बीच कैसे पता करना है, एक्सपेरिमेंट भी मैंने आपको बता दिया। बस क्या होना चाहिए, होना क्या चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि बैटरी का जो वोल्टेज है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, अलग अलग करके नहीं देखना है, बार बार देखेंगे। अब एक टर्म आता है रेसिस्टिविटी, ठीक है, रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी क्या होता है, तो रेसिस्टिविटी एग्जैक्टली कुछ नहीं होता है। जिस तरह से मैंने बताया कि रेसिस्टर एक डिवाइस है और रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी है, उसी तरह से रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है मैटर पे। यानी कि किसी कौन सा जो मैटर है, कोई भी मैटर यानी कि कोई पदार्थ की रेसिस्टिविटी, किसी भी पदार्थ के इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो को रोकने की क्षमता ही उस पदार्थ की रेसिस्टिविटी कहलाती है। किसी भी सब्सटेंस के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो हो रहा है उसको रोकने की क्षमता, उस मैटर को उस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकने की क्षमता कि वो कितना रोक सकता है, वही उस मैटर की क्या कहलाती है, रेसिस्टिविटी कहलाती है। तो रेसिस्टिविटी टर्म जो है वो मैटर से पता चलता है। अब रेसिस्टिविटी को हम डिनोट किससे करते हैं, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो आपने 2 टर्म पढ़ा। एक तो हम लेते हैं कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ये पहला इक्वेशन लिया था, और दूसरा हमने लिया आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। जब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे बोथ इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L/A। ठीक है, दोनों को कंपेयर करेंगे हम, तो देखिए L/A आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो L/A 1 इंटू एल यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो L/A हो जाएगा। तो आर क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया L/A के। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल टू साइन लगाते हैं तो यहाँ पे एक क्या लाते हैं हम लोग, कांस्टेंट लाते हैं। इस कांस्टेंट की जगह पे हम लोग रो लाएंगे, इसे क्या कहा जाता है, रो पढ़ा जाता है। तो रो L/A क्या पढ़ा जाता है, रो L/A, ठीक है ना। और इस रो को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी। इस रो को क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी कहते हैं। और ये क्या होता है, रेसिस्टिविटी हो गया, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस यानी रेसिस्टिव मैटर के बारे में बता रहा है। अब यहाँ से अगर हम रेसिस्टिविटी की वैल्यू पता करना चाहेंगे तो ये देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो रेसिस्टिविटी की वैल्यू अगर हम यहाँ से यहाँ पे मैं करता हूँ
ऊपर में ध्यान दीजिएगा, रेसिस्टिविटी की वैल्यू पता करना चाहेंगे तो ये R इंटू ए हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। अब ये तो रेसिस्टिविटी हो गया। आर का एसआई मैटर, रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, हमने आपको बताया नहीं बताया तो ध्यान दे दीजिए। रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है ओम। क्या होता है, ओम, जिसका साइन ये होता है, क्या होता है, ओम। तो ये हो गया रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम। एरिया क्या हो गया, एरिया का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, बाय लेंथ क्या हो गया, मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया। यहाँ पे रेसिस्टिविटी का जो एसआई यूनिट आ गया वो क्या आ गया, ओम मीटर। रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या आ जाएगा, ओम मीटर। तो रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या हो गया हमारा, ओम मीटर। और किस तरह से ओम मीटर है आपको पता चल गया। रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट हमारा हो गया ओम हो गया, ठीक है, ये भी आपको पता चल गया। ये हो गया ओम, ये हो गया ओम मीटर, ये आपको पता लग गया। एक चीज और जो कि पिछले क्लास में मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। यानी कहा जाता है कि किसी भी कंडक्टर से अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो तो उससे फ्लो होने वाला करंट 1 एम्पियर का होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी कंडक्टर में अगर 1 वोल्ट का, ये 1 ओम को डिफाइन करना है। तो 1 ओम को कैसे डिफाइन करेंगे, अगर किसी कंडक्टर का में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो तो उससे फ्लो होने वाला करंट 1 एम्पियर होगा और उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज आप लोगों ने सीखा कि रेसिस्टेंस क्या होता है और रेसिस्टिविटी क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर जो है वो रेसिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेसिस्टेंस पे ही अब सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा, उसको करेंगे, सीखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।